नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि इस चैनल के लिंक को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को लाइक भी करें, क्योंकि आपको पता है कि जब बेबाकी और सच्चाई के साथ अगर कोई भी बात को रखा जाता है, तो उस चैनल को की रीच को रोका जाता है, उसको कम किया जाता है। लोग ये इंश्योर करते हैं, सरकार में बैठे हुए लोग, कि इस चैनल की आवाज कोई सुने ही ना। तो आपसे सिर्फ इतनी ही सहायता चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वाले लोगों के बीच में मेरे कार्यक्रमों के लिंक को आप जरूर शेयर करें। अब आज की बड़ी खबर यह है कि ईरान और इजराइल के बीच का जो युद्ध है, उसका संकट गहराता जा रहा है और संकट दुनिया के लिए ही नहीं, मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए भी ट्रंप के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। अब जितने भी अमेरिकी अखबार और न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि अब अमेरिका में स्लीपर सेल्स जो ईरान के हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और कोई ना कोई आतंकी हमला हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया वो बहुत खराब किया है। अब इस बीच इधर ये भी खबर आ रही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, जो कि 33 किलोमीटर लंबा और चौड़ा जो स्ट्रेट है, जहां से सारे तेल और गैस की आवाजाही होती थी, तो कल ईरान के संसद ने उसको बंद करने के लिए फैसला ले लिया है। अब इसका क्या असर पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस समय कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई को अलर्ट पर कर दिया है। कैश पटेल जो कि एफबीआई के डायरेक्टर हैं, उनका ये मानना है कि वो अब मॉनिटर कर रहे हैं जितने भी डोमेस्टिक स्लीपर सेल्स इस समय जो अमेरिका के हैं, जैसे कि जो हिजबुल्ला वगैरह से जो लिंक लोग हैं, उनके ऊपर अब एफबीआई पैनी नजर बनाकर रख रहा है। तो ट्रंप ने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है, क्या बहुत बुरा ट्रंप फंस चुके हैं? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमैट डॉक्टर आफ्ताब कमल पाशा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पाशा, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मेरा सर पहला सवाल ही यही है कि ट्रंप ने क्या बहुत बड़ा खतरा मोल ले लिया है सर? जी जी, मेरे ख्याल से जो इजराइल ने बमबारी शुरू की ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, जो है वो काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। इस्फहान में, नतांस में, फर्दू में और तेहरान में भी। तो जो कुछ भी इजराइल ने किया वो सिर्फ जमीनी हद तक था। जो अंडरग्राउंड हुआ, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज जो ईरान पहाड़ी के अंदर बहुत गहराई तक जो बनाए हैं, उसको खास कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जब अमेरिका ने हमला किया इन तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, ये उनके मुताबिक, अमेरिका के मुताबिक जो है गहराई तक, काफी गहराई तक बम उन्होंने फेंके। एक नहीं, कई बम फेंके और वो उनका मानना है कि वो पूरा विनाश कर दिया न्यूक्लियर प्रोग्राम को। लेकिन मैं अमेरिका की ये क्लेम को मानता नहीं कि ईरान का जो प्रोग्राम है पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया उन्होंने, क्योंकि ईरान को पता था कि या तो इजराइल हमला उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे करेगा, या अ, इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका भी इसमें शामिल होगा, जो कि हुआ। और अमेरिका की बमबारी से अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आए हैं ईरान से, खुद ईरानी कहते हैं कि जो जमीन के अंदर, पहाड़ों के अंदर जो छुपा था उनका प्रोग्राम, एनरिच्ड प्रोग्राम, उससे कुछ कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, कुछ हद तक वहाँ के जो एंट्री एग्जिट पॉइंट थे, वेंटिलेटर्स थे, उनको कुछ हद तक नुकसान हुआ है। लेकिन उनको पता है कि किस पहाड़ी के अंदर कैसा जाना है और कैसा एक्टिवेट करना है, जो महफूज एनरिचमेंट प्लांट्स हैं। तो वो उनको पता है और जल्द से जल्द वो शुरू करेंगे। तो अमेरिका और इजराइल का दोनों का दावा कि हमने ईरान के प्रोग्राम को तहस नहस कर दिया, मेरे ख्याल से वो सही नहीं है, 100% सही नहीं है। कुछ हद तक उनको, ईरान को नुकसान पहुंचा है। लेकिन ये हमला जो है ईरान के मुताबिक ये यूनाइटेड नेशन चार्टर के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और ईरान ने किसी पे हमला नहीं किया, चाहे वो इजराइल पे हो या अमेरिका के पे हो।
ये बेबुनियाद जो है अमेरिका और इजराइल प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में कर रहे हैं कि ईरान के पास हथियार हैं, या हथियार बनाने वाला है, या क्षमता है उसके पास, जो कि कई देशों के पास है, सिर्फ ईरान के पास ही नहीं। तो अब जो ईरान को नुकसान हुआ है, वो हाथ बांध के बैठने वाले नहीं है। उनके पास जो है मिलिट्री ताकत है। उन्होंने बताया है कि इजराइल पे हम कैसा हमला करके कितना नुकसान इजराइल को पहुंचा सकते हैं। तो अब जो है, चूंकि अमेरिका भी शामिल हुआ है, इसमें तीन चीजें हैं। एक तो ये अमेरिका में जो है कई हजार कई लाख ईरानी हैं जो कई सालों से वहां रहते हैं, सिटीजन्स हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, और पढ़ने के लिए भी जो गए थे वहां नौकरी भी कर रहे हैं। तो जो पूरे 50 अमेरिका के स्टेट्स में जो फैले हुए हैं ईरानी, हजारों के लाखों की तादाद में, उसमें से कई जो है ईरान के इस्लामिक रेजिम के सपोर्टर्स भी हैं, और ईरान के इंटेलिजेंस एजेंसी से राब्ता रखते हैं, उनके लिए काम भी करते हैं, इंफॉर्मेशन और जो भी कुछ। तो ये एक खतरा है अमेरिका के लिए, जो ईरानी है। दूसरा ये है कि जो है ईरान के समर्थक हैं, जैसा हिजबुल्लाह है, हमास है, या हूतीस हैं, जो अरब देश हैं, अरब बाशिंदे हैं, उनके भी जो है कई हजारों की तादाद में अमेरिका में रहते हैं, और उन वो भी जो है ईरान का समर्थन करते हैं, कुछ खुफिया तौर पर इंटेलिजेंस से भी उनके काम करते हैं। तो ये भी एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ ट्रबल हो सकता है अमेरिका को। तीसरा जो है अमेरिका ईरान के काफी दोस्त भी हैं, जैसा रूस भी है, चीन भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, वेनेजुएला भी है, क्यूबा भी है, और कई देश हैं जिनके साथ ईरान के काफी अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो, या अफ्रीका में हो, एशिया में हो। तो कुछ लोगों को पैसे दे के या आइडियोलॉजिकली उनको ब्रेन वॉश करके उनका भी इस्तेमाल कर सकता है ईरान। तो इन पूरे जो है एसेट्स, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस पार्लांस में, तो ये काफी इम्पोर्टेंट हैं, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात अमेरिका में यह है कि कोई भी वहां का नागरिक जो रहता है, चाहे वो ईरान का हो, या अरब देशों का है, या लैटिन अमेरिका, तो वो जो है हथियार बहुत आसानी से खरीद सकता है। जैसा सब्जी या फल खरीदने की दुकान होती है, वॉलमार्ट या कोई भी दुकान, तो वहां अपना लाइसेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप का बताए तो वो हथियार खरीद सकता। मशीन, लाइट मशीन गन, और बहुत बहुत खतरनाक हथियार भी मिल सकते हैं पैसे दे के खरीदने। तो ये जो है काफी गंभीर मामला है अमेरिका में। कोई भी खरीद सकता है हथियार, तो कभी भी कहीं भी जो है आतंकी हमला पैसे देके या उकसा के आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश करके कर सकते हैं। ये उनका जो अमेरिका का जो है बजट सिक्योरिटी के लिए दुगना हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो इमिग्रेंट्स है, और ब्लैक्स है, और दूसरे जो वायलेंट ग्रुप्स हैं, उनके साथ झेलना काफी मुश्किल यार हो ये रहा है। तो खतरा ये एक लेते है। वक्त प्रोफेसर पाशा इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को रिस्क पे रखकर, क्योंकि वहां अमेरिका के लोग तो चाहते ही नहीं थे कि इस तरीके की लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप कभी कूदे। वो आए सत्ता में थे इसलिए इसी प्रॉमिस पर कि वो इस तरीके की किसी लड़ाई में नहीं जाएंगे। अब क्योंकि वो कूद गए हैं और कई लोग ये बात कह रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक ढंग से आपने अटैक किया है, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया जाना चाहिए। इम्पीचमेंट यानी कि उनकी बर्खास्तगी कितना जटिल या कितना आसान प्रोसेस होगा अमेरिका की राजनीति में? नहीं, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये कि जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ, और 9/11 के बाद जो वॉर ऑन टेरर हुआ, तो उसके बाद जो है पूरे अमेरिका में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई, एयरपोर्ट्स में और सी पोर्ट्स में चेकिंग वगैरह। तो पिछले 25 सालों से जो है अमेरिकी या दूसरे भी शहरी जो अमेरिका जाते हैं, या पूरे दुनिया से जो जाते हैं लोग, वही अगर आप भारत से जा रहे हैं अमेरिका, तो स्पेशल चेकिंग होगी।
जो प्लेन्स आपको ले जाते हैं, पर्सनल चेकिंग, बैगेज, बहुत सारा। तो ये सब लोग तंग आ गए हैं कि आपने सिक्योरिटी बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? कि ओसामा बिन लादेन, अल कायदा ये अटैक करे। तो उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया। तो अफगानिस्तान में 20 साल तक लड़ते रहे तालिबान को हराने के लिए, कुछ कामयाब नहीं हुए। तो आखिर में उनको अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ा, जो कि तालिबान के हाथ में आ गया। तो पिछले 25 सालों से अमेरिका के नागरिक और दूसरे सिटीजन जो जाते हैं, वो परेशान हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या हासिल किया। तो अब चूंकि अब इजराइल के दबाव में आके ईरान पे हमला कर दिया न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, तो सुरक्षा और कड़ी की जा रही है। और जैसा पहले पानी की बोतल जो है एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी में नहीं ले जा सकते थे, उसके बाद उन्होंने कुछ ढील की, या टूथपेस्ट या कोई भी लिक्विड। तो अब जो है दोबारा जो है टाइट कर दिए जाएंगे ये सब सिक्योरिटी को रखते हुए, और जांच करना हर एक मॉल में, बैंक में, या मॉल जहाँ शॉपिंग सेंटर्स है। मतलब डर और खौफ का माहौल बना हुआ था 9/11 के बाद। तो अब बड़े पैमाने पे होगा, क्योंकि इतने सारे लोग ईरान के समर्थन करने वाले हैं और काम करने वाले हैं। तो कहीं भी कुछ भी विस्फोट हो सकता है या हमला हो सकता है। तो जो खतरा है, डेंजर है, तो अब हॉरिजॉन्टल हो गया है। अ, मतलब कैलिफोर्निया से लेके न्यूयॉर्क तक, और ऊपर मिनेसोटा से लेके टेक्सास तक। तो आप कितने ठिकानों को सेफगार्ड करते रहे, एयरपोर्ट्स, होटल्स, हाईवेज वगैरह, बॉर्डर पोस्ट, क्या चेक आज पोस्ट वगैरह। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों की जान या अमेरिकन की जान क्या खतरे में डाल दी है? क्योंकि अब हर अमेरिकन टारगेट पर होगा ईरान के, और इस जो जी, बात आप कह रहे हैं। जी, खतरा तो बढ़ गया है, और उनका खर्चा भी बढ़ गया है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया है। और इतना करने के बावजूद भी जो है रोक नहीं पाएंगे वो ऐसे हमले को, क्योंकि वहाँ हथियार मौजूद हैं। तो आपका दूसरा सवाल इम्पीचमेंट का जो है, पहले ही अब सेनेटर्स कुछ रिपब्लिकन्स और बहुत बड़ी तादाद में डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं कि आपने ये बहुत बड़ी गलती की ईरान पे हमला करके, इजराइल के दबाव में आके। और इससे जो है हमें सुरक्षित नहीं है, उससे हमारी सिक्योरिटी को और खतरा हो गया है, और हमारा होमलैंड जो है अटैक में आएगा। और हमारे जो एम्बसीज हैं, जो हमारे नागरिक जाते हैं पूरी दुनिया में टूरिस्ट बन के, बिजनेस के लिए वगैरह वगैरह काम के लिए, उनको भी खतरा बढ़ गया है। और जो इन रिटर्न जो आप हासिल करके बोल रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो गलत साबित हो रहा है। ईरान खुद बोल रहा है कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज इंटैक्ट हैं अंडरग्राउंड में। तो आप बमबारी करके क्या हासिल कर लिया? क्या आप गलत बोल रहे हैं अमेरिकी को, पूरी दुनिया को, कि हमने सर ये नाश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर ईरान कुछ अरसे बाद एनपीटी से निकलता है, और दूसरी बात आईईए को आने नहीं देता है कि आप स्पाइंग कर रहे हैं इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए। और तीसरा, और एनरिचमेंट वो करके बताएंगे कि हमारे पास इतना एनरिचमेंट यूरेनियम का हुआ है। और कुछ अरसे बाद वो कहेंगे कि हम एक्सप्लोड भी कर लिए न्यूक्लियर डिवाइस। तो जो अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि हमने उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया, तो वो बेबुनियाद है, विदाउट फाउंडेशन, कि वो गलत है। उनको गुमराह करने के लिए, जैसा 9/11 के बाद सख्ती की गई सिक्योरिटी की, तो अब दोबारा और सख्ती करेंगे तो ये नाराजगी बढ़ेगी। क्योंकि अब 9/11 के बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस टाइट करे, तो इराक के बाद हमला लीबिया में और सीरिया में वगैरह सब हुआ। तो लोग जो है हजारों की तादाद में अमेरिकन सोल्जर्स मर गए, अफगानिस्तान से लेके इराक में, सीरिया में, लीबिया में वगैरह। तो उस बेसिस पे ट्रम्प जो है इलेक्शन जीते थे कि हम मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो है हम अमेरिका को किसी भी जंग में शामिल नहीं करेंगे बोले। तो दोबारा धोखा दिए, जिसके लिए वो इम्पीचमेंट का मोशन फेस करना पड़ेगा एक ना एक दिन। तो सच सेनेटर्स बोलेंगे कि आप
कुछ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं देश से कि ईरान ये कह रहा है ऐसा, आपके पास एविडेंस क्या है कि आपने डिस्ट्रॉय कर दिया बोल के? तो एविडेंस की इकट्ठा नहीं कर सकते, इतना गहराई में पहाड़ों में छुपा हुआ है ईरान का प्रोग्राम। तो इनके जो लेजिटिमेसी है, इनकी जो पॉपुलैरिटी है और जो खतरा है और जो एक्सपेंडिचर है और जो ये मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेंस्ट का स्लोगन था, वो सब जो है चैलेंज करेंगे लोग कि आपने गलत किया, और इसको जो है जिम्मेदार इजराइल ठहराएंगे, जूइश लॉबी को ठहराएंगे। और जो एंटीसेमिटिज्म वहाँ बड़े पैमाने पे फैल रही है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, कैंपसेस में, हर जगह जो है यहूदियों को टारगेट किया जा रहा है। सिनेगॉग्स वहाँ के मारे जा रहे हैं टारगेट से। तो जहां भी यहूदी जाते हैं उनको उनका मजाक उड़ाया जाता है कि आपकी वजह से टैक्स पेयर्स जो है आपको मदद कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, आपकी वजह से खतरा बढ़ गया बोल के। तो ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किया हमला करके, खुद इम्पीचमेंट के लिए ही नहीं जिम्मेदार होंगे, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में भी हर एक अमेरिकी जो है उनको गलत मानेगा और झूठ बोल के उनको गुमराह करें बोल के उन पे शक की नजर से देखेंगे और उनकी पॉपुलैरिटी जो है धीरे धीरे कम हो जाएगी। जी। लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से क्या एक तरीके से दुनिया में हाहाकार नहीं मचा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने? इस तरीके की ऐसी हरकत की है कि अमेरिका में तो हाहाकार मच ही रहा है और अमेरिका पे तो खतरा उन्होंने बढ़ाया ही है, लेकिन साथ में दुनिया में हाहाकार मच जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने के बाद। नहीं, अभी बंद नहीं हुआ है, अभी शिपिंग आ रहे जा रहे हैं, जहाज आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ईरान की पार्लियामेंट ने ये डिस्कस करके ये निर्णय लिया है और फौज को कहा है कि आप जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं ईरान के दिफा के लिए, और जो भी ईरान पे हमला हुआ है उन देशों के ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं बोल के। तो ये सिर्फ ओपनिंग शॉट है, डिसीजन लिया है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। किस तरीके से ईरान इम्प्लीमेंट करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, इसके निताइज क्या होंगे, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बहुत ही बारीक है, जैसा सुएज कैनाल है। पहले कुछ साल पहले सिर्फ सुएज कैनाल में वन वे ट्रैफिक होती थी। पोर्ट साइद से सुएज तक जहाज 24 घंटे में 12 घंटे एक तरफ से आते थे और 12 घंटे में रिटर्न होते थे। तो अब चौड़ा करके जो है टू वे कर दिए हैं। तो इसी तरह एग्जैक्टली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है सुएज कैनाल की तरह है। 110 माइल सुएज कैनाल है, लेकिन ये भी तकरीबन 60-80 माइल के डिस्टेंस में है। तो ये ईरान के टेरिटोरियल वाटर से गुजरते हैं ये शिप्स, और ईरान जो है बारीकी से हर एक शिप पे निगरानी करता है, बंदर अब्बास से और किश आइलैंड्स और किस्म और हार्मोज आइलैंड्स, इन तीनों जगह पे उनके नेवल असेट्स हैं और नेवी के और नेविगेशन सिस्टम हर एक शिप को मॉनिटर करते हैं कि कहाँ से, क्योंकि हर एक शिप पे फ्लैग होता है और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो वो ट्रैक करते हैं कि ये किसका जहाज है, कहाँ निकला, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ जा रहा है और कौन कौन सी बंदरगाह पे रुका था और कहाँ जा रहे हैं बोल के पूरा डिटेल उनको पता होता है। जैसा हूथियों को पता था कि ये जहाज जो है जापान से आ रहा है और जापान से आते हुए सिंगापुर रुका था, वहां से दुबई आया था, दुबई से इलात इजरायली पोर्ट जा रहा, तो उनको पता था और ये जहाजों को उन्होंने टारगेट किया और इलात पोर्ट जो है बंद करना पड़ा इसराइल को और नुकसान उठाना पड़ा। तो इसी तरह अब ईरान ने कहा है कि चूंकि अमेरिका ने हम पे हमला किया और बर्तानिया और फोर्स फ्रांस भी इसमें एक तरीके से शामिल हुए थे, तो इन तीनों नेशंस जो स्टेट्स हैं इनके जहाज के फ्लैग्स तो डिस्प्ले करते हैं उनके अगर शिप्स होते हैं, जैसे अमेरिका के शिप्स कतार आते हैं मिसाल के तौर पे, तो वो उनको टारगेट करेंगे, या तो उनको जबरदस्ती बोर्ड करके बंदर अब्बास या उनके बंदरगाह पोर्ट में ले जाएंगे, पूछताछ करेंगे, पेपर्स पूछेंगे और वहां रोकेंगे, और या उनके क्या क्रू को डिटेन करेंगे,
या उनको कुछ हरासमेंट करेंगे। और अगर मिलिट्री शिप है तो उस पे भी हरास करेंगे उनको, पेट्रोल बोट से या डिस्ट्रॉयर से या जो भी नेवल एसेट्स हैं ईरान के। तो यहाँ से जो है तेल और गैस बड़ी मात्रा में उनके टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से में जाते हैं पूरी दुनिया के लिए। भारत के लिए भी जो है हर दिन 2 मिलियन यानी कि 20 लाख बैरल जो है तेल वहां से आता है, इराक से, कुवैत से, सऊदी से, इमारात से। अगर 2 मिलियन बैरल तेल भारत के लिए रुक जाता है वहां से नाकाबंदी से, तो यहाँ जो है पेट्रोल स्टेशंस और दूसरे स्टेशनों पे लंबी कतार बन जाएगी एलपीजी के लिए। और कितना डिसरप्शन होगा इंडिया की इकोनॉमी के लिए आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वैसे ही साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, कोरिया और यूरोपियन देश, पूरे दुनिया को तेल और गैस जाती है। हालांकि सभी देशों के शिप्स को वो टारगेट नहीं करेंगे, जैसा चीन को नहीं करेंगे या भारत को भी नहीं कर सकते। लेकिन जो देशों के पास टैंकर्स हैं, अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, वो भी जो है यहाँ से तेल गैस दूसरे देशों के लिए ले जाते हैं, तो उनको भी हरास कर सकते हैं। वहां भी शॉर्टेज हो सकती है और इसके प्राइसेस जो है भाव बढ़ने की उम्मीद है बिल्कुल, अगर ये सख्ती बिल्कुल। से नाकाबंदी करते हैं। जी। नहीं, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि इसका एक इकोनॉमिक फॉल आउट जरूर होगा, इसका एक जियोपॉलिटिकल फॉल आउट होगा, पॉलिटिकली खुद देशों के अंदर क्या क्या चीजें चेंज होंगी। लेकिन इस समय जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है प्रोफेसर पाशा, सबसे बड़े इस समय टेकअवेज एक कॉमन मैन के अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है? एक आम आदमी वहां की स्थिति को अपने आप से कैसे जोड़ेगा, उस लिहाज से, उस मद्देनजर क्या बड़े टेकअवेज इस समय निकलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ईरान के लिए और बाकी दुनिया के लिए और भारत के लिए भी? जी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एक देश जैसा ईरान है, तो वो पिछले 40-45 साल से जो है अमेरिका, इज़राइल के दबाव में है। इसलिए कि जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस ईरान में था शाह के दौरान, उसका तख्ता पलट दिया गया। लोग वहाँ सड़कों पे आके उसके खिलाफ थे और वो अपनी गवर्नमेंट, इस्लामिक गवर्नमेंट के तहत रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट, नॉन अलाइन्ड जिसको हम कहते हैं। तो उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए ईरान महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ तेल और गैस सबसे ज्यादा पाया जाता है इस क्षेत्र में, सऊदी अरब के अलावा। तो तेल चूंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वेस्टर्न कंट्रीज जिसके अंडर इन्फ्लुएंस में, कंट्रोल में था ईरान, तो निकल गया, तो दोबारा उसको कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि ईरान के ऑयल और गैस से रूस को नहीं, चीन को ज्यादातर कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीन को दुश्मन मानने लगे हैं अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज। तो जो इंटरनेशनल लॉ है, यूनाइटेड नेशन चार्टर है, उसके तहत अगर आप कोई भी मुल्क को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या डोमेस्टिक पॉलिसी चलाने नहीं देंगे, तो वो देश जो है अपने आप को मजबूत बनाएंगे डिफेंस में और हर एक तरीके से। और ये उल्लंघन करके मानेंगे, और जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी है कि ये लिबरल देश है, डेमोक्रेटिक देश है, रूल ऑफ लॉ बेस्ड है और यूनाइटेड नेशंस का ओरिजिनल मेंबर है और पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूशंस को इसने सपोर्ट किया है। तो अब वो जो इमेज है अमेरिका का, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ग्लोबल साउथ के देश जो है अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं और ब्रिक्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका का जो है सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यूएन चार्टर को इंटरप्रेशन करना, तो गलत साबित दे रहा है। और जो है ज्यादा से ज्यादा देश अब ये मान के चल रहे हैं कि हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हम अपनी डिफेंस के लिए अपनी ही तैयारी करना है और इंडस्ट्रीज बनाना है। और जैसा ईरान ने मुंह तोड़ जवाब दिया इजराइल को हमला करके, तो ये डिफेंस कैपेबिलिटी जो है बढ़ेगी और इन सब देशों को अमेरिका से निर्भर या डिपेंड करना, रिलायबल होना यकीन नहीं आता।
तो जो अब रिलायबल अलाइज हैं, रशिया से हथियार मिल सकते हैं या चीन से हथियार मिल सकते हैं, और कुछ देर बाद ईरान से भी वो हथियार खरीदना चाहेंगे। तो ये जो होड़ है हथियारों की और प्रोलिफरेशन की, कि अगर आप न्यूक्लियर पावर नहीं है तो आप पे भी हमला हो सकता है, जैसा टर्की बनाना चाहता है न्यूक्लियर रिएक्टर, सऊदी अरेबिया, इमारात और कई देश हैं जो न्यूक्लियर पावर्स बनना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर बन के अमेरिका हमला नहीं कर सका, या साउथ कोरिया हमला नहीं कर सका, या जापान भी उसमें शामिल होके उन पे हमला नहीं कर सका। तो ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का जो है होड़ आगे बढ़ेगा और इससे और खतरा बढ़ेगा, कई क्षेत्रों में, अफ्रीका में भी बढ़ेगा, लैटिन अमेरिका में भी बढ़ेगा, साउथ एशिया में भी बढ़ेगा। और धीरे धीरे जो अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम जो कंटेन करना चाहता था, ईरान न्यूक्लियर पावर हम बनने नहीं देंगे, तो उसका उल्टा हो रहा है। प्रोलिफरेशन जो है अब आगे बढ़ेगा और डिफेंस कैपेबिलिटीज जो है मिसाइल्स की, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, ये अब मामूली बात हो जाएगी। छोटे से छोटे देश भी इसको लेना चाहेंगे और अपने डिफेंस के लिए किसी पे निर्भर नहीं करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आतंक और वायलेंस बढ़ेगा, क्योंकि अब ईरान ने कहा है कि आपने गलती की हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को और अटैक करके, तो हम आपके भी ठिकानों पे जहां भी हो, चाहे एम्बेसीज हो, आपके स्कूल हो, आपके नागरिक हो या अमेरिका के अंदर हो, वो निशाना बनाते रहेंगे। और ये जो है अमेरिका जैसा 2001 से 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर जो डिक्लेयर किया था और उसके तहत अफगानिस्तान, इराक और कई मुल्कों को हमला करके इन्वेड किया था, तो अब ये लो इंटेंसिटी पे ईरान भी वही करेंगे और उनके साथी भी वही करेंगे, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हूतीस हो या हमास हो या दूसरे देश जो ईरान पे जो हमला हुआ जो गलत समझते हैं, वो भी उनमें शामिल होकर वही कहें कि अमेरिका को जो है सबक सिखाना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज का जो है डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो गया है। अगर जो ईरान पे कई देश, कई लोग पूरी दुनिया में ईरान को कोई दोषी नहीं ठहराते। ईरान ने कुछ गलत काम नहीं किया, बेकसूर है वो, इनोसेंट है। वाई अमेरिका और इजराइल उनके पीछे पड़े हैं, उनको क्यों सैंक्शन थोप रहे हैं, क्यों उन पे हमला कर रहे हैं, क्यों बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, बोल के ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये जायज सवाल है और लेजिटिमेट कंसर्न है कि आज ईरान पे हमला हुआ, कल दूसरे देश पे भी हमला करेंगे, चाहे उनके नजदीक हो या दूर हो। तो ये खतरा बढ़ गया है और ये जो वेपनाइजेशन और आर्म्स रेस जो कहते हैं, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर, इससे जो है काफी बड़ा धक्का पहुंचा है। और भारत का भी यही मानना था कि इस क्षेत्र में एक और न्यूक्लियर नहीं पावर नहीं बनना, जो कि ईरान की तरफ इशारा था। लेकिन अब जब के हमला हुआ है और ईरान कहता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटैक्ट है, अंडरग्राउंड है, हम दोबारा रिवाइव करेंगे और जो भी करना चाहते हैं, वेदर टू डिसाइड टू हैव न्यूक्लियर बम, उनका डिसीजन है। लेकिन जो है उनका इरादा और मजबूत हो गया, पुख्ता हो गया है। और हमारा भी जो ये पहलगाम हुआ और हमने जो कार्रवाई की, उसको भी कट शॉर्ट करके अमेरिका क्रेडिट लेके जो है भारतीयों को भी नाराज किया है। चाहे वो भक्त हों, बीजेपी के हों, आरएसएस हों, उनको बताया गया था कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और कश्मीर वापस लेंगे। क्या कश्मीर लेने मुमकिन हुआ? क्योंकि अमेरिका हमारा दोस्त जो है वो भी दबाव में डाल के हम सीज फायर एक्सेप्ट कर लिए। तो ये सब अमेरिका के जो हरकतें हैं पूरी दुनिया में लोगों को नाराज कर रहे हैं और भड़का भड़का के जो है वायलेंस की तरफ खींच रहे हैं अपने फायदे के लिए और इजराइल के फायदे के लिए। ये जो है टेररिज्म भी आगे बहुत बड़े पैमाने पर फैलेगा। जी। चलिए, तो देखना होगा कि अब आगे इस पूरे जो गतिविधियां हो रही हैं ईरान और इजराइल के बीच में क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।